नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि विभिन्न टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका राजस्थान टेट, हरियाणा टेट, झारखंड टेट और यूपी टेट और बीपीएससी 4 के लिए ये प्रैक्टिस सेट हिंदी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जिस प्रकार से टेट एग्जाम्स पूछती है उसी प्रकार से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। यूँ कहिए कि विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना और अपने साथियों में और अपने सारे ग्रुपों में शेयर करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान के फॉर्म अभी फिलअप हो रहे हैं और राजस्थान के लिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तो 15 जनवरी तक राजस्थान के आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसके बाद जो है विभिन्न क्लासेस लाएंगे जो कि आपकी हिंदी की तो चल ही रही है। आपका बहुत जल्दी आपका मैथ का भी आएगा और ईवीएस का भी आएगा और आज से मैं सीडीपी का भी डालूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं, संरचना के आधार पर वाक्यों को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला क्या है, आपका सरल वाक्य होता है, दूसरा आपका मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और आज्ञार्थक वाक्य कोई वाक्य नहीं रूप में बांटा गया है। तो आपका उत्तर नंबर यही दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो 3 आप आपका यही दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी दोस्तों है? ये आपकी हो जाएगी अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियां बताई गई हैं। तो उसमें से आपका अनुकरण विधि भी होता है और आगमन निगमन विधि भी होती है और भाषा प्रयोगशाला विधि भी होती है। तो ये सारी हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। तो आपका उत्तर नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये मुख्य उद्देश्य होता है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य यही होता है। जब किसी बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है तो इसका उद्देश्य यही रहता है कि जो पाठ पढ़ाया गया है और उसको उस संबंधित गृह कार्य देंगे तो बच्चा दोबारा उस कार्य को देखेगा और पढ़ेगा। इससे उसके पाठ को दोहराने का अवसर मिलेगा। तो यही आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगला है, भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं? पाठ संसरण उपागम या संरचना शिक्षण उपागम या ए और बी दोनों या इसमें से कोई नहीं?
तो ये आपका उत्तर दोस्तों इसका सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये होता है कि पाठ संस्करण उपागम ये भी होता है और संरचना शिक्षण उपागम ये भी होता है। तो ये आपके दोनों होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होते हैं, जो कि भाषा शिक्षण के उपागम हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या होता है दोस्तों? तो ये जो होता है आपका शब्दकोश का उपयोग करना। क्या शब्दकोश का उपयोग करने से छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है? तो जी हाँ, इससे भी आपकी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। अगला है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना। बिल्कुल, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं अध्ययन करना, पाठ को या किसी भी चैप्टर को या किसी भी बुक को स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना। ये इससे भी शब्द भंडार की वृद्धि होती है। और शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, इससे भी छात्रों को शब्द भंडार मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी, ये आपके शब्द भंडार के सभी उपाय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि के रूपों की संख्या है दोस्तों। तो आगमन विधि के रूपों की संख्या है दोस्तों, ये क्या हो सकती है? तो ये आपका हो जाएगा आगमन विधि के रूपों की दो संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर दो दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गिल ने सर्वप्रथम आगमन के दो भेद बताए थे। कौन कौन से? अभ्यार्थक आगमन तथा यथार्थ आगमन। अवैधार्थ आगमन वह आगमन होता है जो आगमन की तरह प्रतीत होता है परंतु वस्तुतः जो आगमन है नहीं, यानी जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ उदाहरण के निरीक्षण के आधार पर सामान्यीकरण किया गया है, परंतु फिर भी वास्तविक दृष्टिकोण से जिन्हें आगमन कहा जाना चाहिए। यथार्थ आगमन ही मिल के अनुसार वस्तुतः वह आगमन जिसे ऐसी संज्ञा समुच्चय सचमुच दोस्तों दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दो दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, कहाँ किया जाना चाहिए? तो ये जो हो कक्षा के अंदर भी शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाना चाहिए और कक्षा के बाहर भी किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोनों दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही होगा। अगला है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन क्या नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन हो जाएगा वाद विवाद नहीं है। बाकी आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य लेखन, यह सब लेखन से संबंधित हैं। लिखने से हमारी अभिव्यक्ति अंदर की में जो अभिव्यक्ति होती है वो जागृत होती है, वो दिखाई देती है। तो ये साधन है, लेकिन वाद विवाद से लिखित अभिव्यक्ति जो है नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि क्या करना चाहिए? कि लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यही होता है कि लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए बच्चों में। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
का प्रमुख कारण होता है। चलिए अगला उत्तर है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो ये दोस्तों हो सकती है अभिव्यक्ति, अंदर की जो अभिव्यक्ति होती है वो निबंधात्मक पाठों में हो सकती है, क्योंकि इसमें विस्तृत चीज को लिखना होता है। बाकी वस्तुनिष्ठ में, अति लघु में और लघु उत्तर में, इसमें वस्तुनिष्ठ में एक प्रश्न के एक उत्तर के रूप में उत्तर मिलता है, और अति लघु में एक लाइन में, और लघु उत्तर में 1 से 2 लाइनें या 4 लाइनें। लेकिन निबंधात्मक में आपकी बहुत सी भाषा लिखनी पड़ती है, बहुत सारे लाइनों में इसका उत्तर देना होता है। तो अच्छी अभिव्यक्ति एक निबंधात्मक में हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो किसने बताया त्रिमुखी दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ब्लूम ने। ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आप यही आपके मनोवैज्ञानिक थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतनी क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये आपका दोस्तों हिंदी का सेट है। इसके अलावा भी आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, और बहुत जल्दी आपको मैथ का भी प्रैक्टिस सेट देंगे, और ईवीएस का प्रैक्टिस सेट देंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सारे ग्रुपों में शेयर करिए। ये सेट आपका राजस्थान टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहिए कि राजस्थान जिस प्रकार से पिछले पेपर सेट किए हैं उसी प्रकार से ये पेपर बनाया गया है।